हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का लेक्चर 3। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एन फैक्टर निकालना। हमने लास्ट क्लास कहाँ छोड़ी थी? एन फैक्टर का हमने पढ़ना था जो रिएक्शंस डिस्प्रपोर्शनेशन करती हैं, हम उनका एन फैक्टर निकाल रहे थे। यहाँ तक हमने पढ़ना था, ये चीज हमारा रह गया था लास्ट क्लास में एन फैक्टर का। अब मुझे ये बताओ, हमें क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस पता है? क्या हम ये जानते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? वी नो कि अगर किसी रिएक्शन में एक ही सब्सटेंस सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड या सेल्फ रिड्यूस हो जाए तो उस तरह की रिएक्शंस को क्या नाम दिया जाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम अब सीखेंगे कि अगर रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो उसमें आप एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जरा, हम डिस्प्रपोर्शनेशन का क्या मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हैं? अगर मैं बोलूं आपका ClO3 माइनस किस में चेंज हो रहा है, बताइए क्या ऐसा हो सकता है? हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि आपका क्या है कि Cl2 आपका चेंज हो रहा है ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस में। क्या ये रिएक्शन हो सकती है? प्लस Cl माइनस में, ठीक है। अब देखो जरा इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि Cl2 चेंज हो रहा है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस में। अब यहां पर जब क्लोरीन की बात करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्लोरीन का? 0। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, पर अब Cl माइनस में कितना होता है? -1। Cl माइनस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और ClO3 माइनस में कितना होगा? निकालोगे तो x माइनस 6 बराबर -1, x की वैल्यू +5 आएगी। तो मतलब यहां पर x की वैल्यू +5, चेक। अब देखो यहां 0 से -1 जाना क्या होता है? रिडक्शन। यहां पर हो रहा है इसका रिडक्शन और 0 से +5 जाने में इसका हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन। अब देखना जरा ध्यान से, यहां पर इस Cl2 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, Cl2 का रिडक्शन भी हो रहा है ना। अब देखो हमें एन फैक्टर अगर मैं बोलूं आप Cl2 का निकाल दो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/n फैक्टर टोटल बराबर 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन प्लस 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखो यहां Cl2 से Cl माइनस जब जा रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना है बताना। यहां से जाने में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है? 1। पर एटम 1 हो रहा है, बट पर मॉलिक्यूल की बात करूं कितना चेंज हो रहा है? 2 का। मतलब यहां पर इसका एन फैक्टर कितना है? 2 का। क्लियर हुई? अब देखो Cl2 से ClO3 माइनस जाने में क्लोरीन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? 5। पर एटम 5 हो रहा है, बट पर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूंगी कितना हो रहा है? 10। तो मतलब यहां से यहां तक का एन फैक्टर कितना है? 10 है। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर? एक क्लोरीन से यहां पे जाने में तो 0 से +5 का चेंज एक क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट, पर अब तो बात Cl2 में 2 क्लोरीन है ना, तो 2 में कितना? 10 का चेंज। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ऑक्सीडेशन क्या है? Cl2 से ClO3 माइनस का जाना, 0 से +5 जाना, यही तो ऑक्सीडेशन। तो मतलब यहां पे जब कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर कितना निकल कर आया आपका? रिडक्शन का कितना आया? तो कैलकुलेट करना 1/10 प्लस 1/2, तो एलसीएम लोगे 10, तो ये 1 + 5 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 6/10। तो ये हो जाएगा 1/n फैक्टर टोटल। क्या ये बात समझ आई? तो यहां से एन फैक्टर कितना निकल कर आ गया? 10/6। तो यहां से एन फैक्टर निकल कर आ गया 10/6, मतलब इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं 5/3। क्या ये बात समझ आई? एन फैक्टर कितना आया? 5/3। तो अगर आपको कोई और भी रिएक्शन दी हो तो क्या आप एन फैक्टर निकाल लेंगे? अगर मैं कहूं कि आपका ब्रोमीन चेंज हो रहा है ब्रोमाइड प्लस ब्रोमेट में, BrO3 माइनस में, क्या वहां पर एन फैक्टर निकाल लेंगे?
अगर मैं कहूं कि Cl2 चेंज हो रहा है Cl माइनस और ClO माइनस में, क्या वहां एन फैक्टर निकाल लेंगे? किसी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1/n फैक्टर टोटल बराबर 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन। क्या ये बात समझ आई? इससे हम टोटल का एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि Cl2 किस में जा रहा था, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और इसी का क्या हो रहा था, रिडक्शन। क्लियर हुई इतनी बात? क्या ये बात समझ आ गई? चलो आगे देखिए, तो यहां तो कंप्लीट होता है कि हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये बात समझ आ गई। हम एन फैक्टर निकालना सीख गए। हमने एन फैक्टर क्यों निकाला था? एन फैक्टर निकाला था हमने इक्विवेलेंट वेट को डराइव करने के लिए, क्योंकि इक्विवेलेंट मास हमारा होता है एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैव 20% ऑक्सीजन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज। यही क्वेश्चन है। अब देखो, इसने बोला है ऑक्साइड ऑफ मेटल M हैज 20% ऑक्सीजन। 20% मीनिंग अगर कुछ ना दे रखा हो, याद है जब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस किए थे तो हम उसे क्या मानते थे, परसेंटेज बाय मास, कि अगर हमें परसेंटेज गिवन है मतलब उसका मास गिवन है, परसेंटेज बाय मास गिवन है। इसका मीनिंग ये 20% क्या है कि 100 ग्राम में 20 ग्राम ऑक्सीजन है। क्या बात समझ आई? 20% ऑक्सीजन मींस टोटल 100 में 20% कितनी ऑक्सीजन, मतलब 20 ग्राम क्या ऑक्सीजन। ठीक है, तो मतलब हमें बोलूं इन टोटल 100 ग्राम, टोटल 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। चेक। अब क्या है आपका, आपको मेटल ऑक्साइड दे रखा है। अगर मैं इस मेटल ऑक्साइड को मान लूं कि MxOY कोई मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड में एक मेटल होती है, दूसरी क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर 20 ग्राम है टोटल 100 में से, तो मेटल कितने ग्राम होगी, 80, 80। तो मतलब मैं यहां लिख सकती हूं कि जो मेटल है वो मेरी 80 ग्राम है। क्या ये बात समझ आई? इतनी बात क्लियर है? तो जब हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा था तो वहां क्या पढ़ा था कि रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। ये बात पढ़ी थी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। अब देखिए जरा कि मैंने कहा कि मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, जब मेटल और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगी, ऐसे ही तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, जब मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन करेगी। इसका मीनिंग क्या कि इस मेटल ऑक्साइड में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन के। बात समझ आई? जब मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे आपस में तभी तो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस था। तो मतलब अगर मैं लिखूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल किसके बराबर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ आई? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते थे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, यही फॉर्मूला था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते थे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, किसके लिए, मेटल के लिए। सिमिलरली गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। क्या ये बात समझ आई? अब मुझे बताओ, जब हमने इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ऑक्सीजन का कितना इक्विवेलेंट मास देखा था, 8 ग्राम, यही देखा था। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना था, 8 ग्राम। तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट मास मेटल ऑक्साइड का निकालना है। तो अगर मुझे मेटल का मिल जाए, ऑक्सीजन का हमें पता है, तो इस टोटल मेटल ऑक्साइड का आ जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे। तो हमें मेटल का चाहिए। अब यहाँ पे देखो मास कितना है, मेटल 80 ग्राम है।
80 ग्राम मेरी मेटल है, उसका इक्विवेलेंट मास किसके बराबर, कितना मास है ऑक्सीजन का, 20 ग्राम मेरी ऑक्सीजन है, इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 8 ग्राम होता है। तो सॉल्व करो, यहां से इक्विवेलेंट मास कितना आएगा मेटल का, 32। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास इक्विवेलेंट मास मेटल का कितना आएगा, 32 आ गया। इतना ये मेरे पास आ गया मेटल का इक्विवेलेंट मास। टोटल किसका चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेटल ऑक्साइड पूछा है, मेटल नहीं पूछा। देखो उसने 32 भी ऑप्शन में दे रखा है, 40। मतलब अब हमें जो निकालना है वो निकालना है इक्विवेलेंट मास किसका, मेटल ऑक्साइड का। वो किसके बराबर, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। कितना हो जाएगा, 32 मेटल का है, 8 ऑक्सीजन का, कितना। क्लियर हुआ क्वेश्चन, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, क्लियर। ओके, सो ये तो क्वेश्चन था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे पूछ सकता है कि आप डराइव कीजिए कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या है, क्लियर। या मेटल ऑक्साइड भी पूछ सकता है, क्लियर। क्या पता वो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछ लेता ऑक्सीजन का कितना है, तो आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ती, सीधा आंसर हम 8 ग्राम लगाते अगर ऑप्शन में होता तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, बहुत कुछ कैलकुलेट करना है इसमें। एक मैं कराऊंगी, आगे आप करेंगे। कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना, 40। अब कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम मेटल इन इट्स क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट। यही बोला है। अब मेटल ऑक्साइड का 40 दे रखा है, मेटल ऑक्साइड का 40, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो मेटल का कितना निकल आएगा 32। चेक। अब देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन यही देख लो, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, क्लोराइड का। अगर मैं क्लोराइड का निकाल दूं 35.5, मेटल का पता 32, मेटल क्लोराइड का कितना हो जाएगा 32 प्लस 35.5। आगे बढ़ो, सल्फेट के केस में निकाल सकते हो, सल्फेट का मोलर मास डिवाइड बाय फैक्टर कितना होता है 2, चार्ज होता है ना 2, SO4 माइनस। तो सल्फेट का तुम क्या निकाल दोगे, इक्विवेलेंट मास ऐड कर देना। फॉस्फेट का निकाल लोगे सिमिलरली, PO4 3 माइनस। देखो एक मैं निकलवा भी देती हूँ, या देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कहता है कि इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का कितना 40। इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना है, मेटल ऑक्साइड MxOY मान लो, 40 दे रखा है। मेटल का कितना होता है निकालना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, पता है वो तो हमें नोन है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8 ग्राम। चेक, मेटल का आ जाएगा 40 माइनस 32, तो यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना निकल कर आएगा 40 माइनस 8 मतलब 32 ग्राम। क्या इतनी बात क्लियर हुई, मेटल का निकाल चुके हैं। अब की क्वेश्चन में क्या पूछा, मेटल के क्लोराइड का। अब देखो हम शुरू करते हैं 1 स्टेप से कि हमें इक्विवेलेंट वेट अगर मैं क्लोराइड का निकालूं तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसका एटॉमिक मास डिवाइड बाय इसका फैक्टर, यही लगाओगे। कितना होता है 35.5। एन फैक्टर क्या होता है आयंस के केस में, उसका चार्ज का ही तो मैग्नीट्यूड लेते हो। मोड ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयंस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो इंक्लूड कर देते हो, हटा देते हो उसे तो एक्सक्लूड करके क्या लेते हो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 35.5 बाय 1 विल इक्वल टू 35.5। क्या बात समझ आई, क्लियर है। नेक्स्ट क्या, नाइट्रेट। नाइट्रेट में कैसे निकालोगे, NO3 माइनस। NO3 माइनस का कैसे निकालोगे, इन फैक्टर 1। इसका ऊपर क्या लिखना है मोलर मास, वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आएगा देख लो,
ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। 16 इंटू 3 48 और 14 कितना आएगा 62। 62 बाय 1 मतलब 62 ही आ गया। चेक। सिमिलरली सल्फेट का और फॉस्फेट का निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट जब आप कैलकुलेट करोगे किसका, सल्फेट का, तो क्या आएगा बता दीजिए। 32 प्लस 64 यही होगा। कितना आएगा, मैथ्स तो तुम्हारी अच्छी है। 96 आ रहा है। देखो 96 डिवाइड कितने से करूं, क्या बात समझ आई, 2 से डिवाइड होगा। क्या बात समझ आई, 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 48। 48। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट आप किसका निकाल देंगे, फॉस्फेट का। फॉस्फेट का निकाल लोगे, फॉस्फोरस 31, ठीक है। 64 प्लस 31 कितना आएगा, 64 प्लस 31 95। 95 डिवाइड किससे करोगे, चेक। ये इन सबके इक्विवेलेंट वेट आ गए, ये इन सबके क्या आ गए, इक्विवेलेंट वेट आ गए। अब हमें क्या निकालना है आगे, मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट, मेटल ब्रोमाइड, मेटल नाइट्रेट का, सल्फेट का, फॉस्फेट का। क्या आगे हो सकता है, सिमिलर। सिंपली हमें करना क्या है, ऐड ही तो करना है। मेटल क्लोराइड का निकालने के लिए मेटल के इक्विवेलेंट वेट में ऐड कर दो इसको, फॉस्फेट का निकालने के लिए इसको 32 में इसको भी ऐड कर दो, इसका निकालने के लिए 42 प्लस 48 प्लस 32, इसका निकालने के लिए 62 प्लस 32। क्या बात समझ आई, क्लियर है। एक मैं निकाल देती हूँ, लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड कितना आएगा 35.5 प्लस 32, 35.5 प्लस 32 कितना आया 67 पॉइंट। क्या बात समझ आई, कर लेंगे आगे, कंप्लीट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन कहता है अगर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हो तुम किसमें, अमोनिया में, N2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, तो इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोजन का बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट अगर आपको बताना है मतलब मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, डिवाइड किससे करोगे उसके, एन फैक्टर से। अब बात आती है ये एन फैक्टर कहां से आई, बात तो एन फैक्टर निकालने की है। अब ये तो रिएक्शन दे रखी है, N2 कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में, यही रिएक्शन है ना कि N2 आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। अब जरा देखना N2 अगर अमोनिया में कन्वर्ट होता है, मैं लिख दूं ऐसे, चेक। मुझे तो कोई बैलेंस नहीं करनी, कोई पूरी रिएक्शन नहीं करनी। एन फैक्टर के लिए क्या पूरी रिएक्शन लिखनी होती है, नहीं। अब देखो इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, N2 में कितना नाइट्रोजन का 0, फ्री स्टेट में है ना। यहां पे कितना बता दो, -3। क्या ये बात पता है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, मतलब एक हाइड्रोजन पे +1 चढ़ेगा, 3 पे +3। समझ गए, ये देखो ये याद रखना, फ्लोरीन इसको यहां लिख लो ऑक्सीजन, और ये है नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर किसकी होती है, बताते देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया है, वीडियोस देख ली हैं, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p5, यही होगा।
पी में एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है, मतलब फ्लोरीन क्या करेगा, इसको नोबल गैस बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, पर ऑक्सीजन के केस में इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन को 3 की रिक्वायरमेंट है। कितना इजीली कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन? और व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आप एटॉमिसिटी उसमें पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी में, व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए जब पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। समझ गए? समझ गए? फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन। क्लियर है बात? तो यहां पे कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो चार्ज नेगेटिव किस पे आएगा? नाइट्रोजन। बात समझ आ गई? बैक टू कॉन्सेप्ट। चलो अब देखो क्या कर रहे थे हम क्वेश्चन में, इनफैक्टर निकालने के बाद, है ना, क्योंकि मोलर मास तो पता है मुझे 28, N2 का 28, बात तो इनफैक्टर की है। अब देखो एक नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है? 3। कितने हैं रिएक्टेंट साइड? 2, तो इनफैक्टर कितना? 3 × 2, मतलब यहां पर आपका इनफैक्टर बराबर 3 × 2 कितना आएगा? बात समझे? चेंज कितने का पर एटम? नाइट्रोजन 3 का, कितने हैं? 2 एटम है, टोटल कितना चेंज? 6 का। इनफैक्टर कितना? क्या आंसर आ जाएगा? अब तो आंसर आ जाना चाहिए। निकाल दिया इनफैक्टर कितना, ये 28 होता है, ये 6 होता है, मतलब 14/3 कितना आता है? निकाल लो, 4.6 समथिंग है ना, 4.66, तो राउंड ऑफ करके 4.67 लिख दूं। बात समझ गए? क्लियर है इतनी बात? चलिए अगला पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए पहले अच्छे से, पहले क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। ये सीखो कि पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लूं, ये देख लूं कि क्वेश्चन में जानकारी क्या है, इंफॉर्मेशन क्या क्या है, और फिर ये देख लो कि क्या निकालना है। अगर ये 2 चीज तुम्हें पता लग गई, फिर थर्ड ये देखना कि कॉन्सेप्ट क्या लगा दूं। अब पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है व्हेन KBrO3, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मींस में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन KBrO3 आयन रिएक्ट विद ब्रोमाइड आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन, क्या बनता है? ब्रोमीन लिबरेट होती है। क्वेश्चन में क्या निकालना है? द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KBrO3, यही तो पूछा है। अब देखो हमने कहा KBrO3 किससे रिएक्ट कर रहा है? ब्रोमाइड से, Br- से, Br- से रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है? ब्रोमीन, यही तो निकल रही है ब्रोमीन। क्या इतनी बात समझ आई? मैंने क्या कोई बैलेंस किया? कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस स्टेटमेंट को रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया। यही तो किया कि KBrO3 रिएक्ट करता है ब्रोमाइड से, निकलती है ब्रोमीन। ये स्टेटमेंट थी, ये रिएक्शन इसकी। इतनी बात लिख सकते हैं, बहुत इजी, कुछ नहीं करना इतने बात में। आगे देखो क्वेश्चन बोलता है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KBrO3 मतलब आपको इसका इक्विवेलेंट वेट देना है, तो मतलब इसका इनफैक्टर निकालना होगा रिएक्शन में, है ना। अगर इसका देना है तो इसी का इनफैक्टर निकालना है, समझे? अब देखो जरा, KBrO3 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना। BrO3 माइनस है, BrO3 माइनस x माइनस 6 बराबर -1, कितना? +5। निकाल लो, ब्रोमीन x माइनस 6 +1 0, x की वैल्यू कितनी? क्या ये बात समझे? ये बात आती है हमें। इसका हो गया +5, यहां पर कितना? 0। चेक, चेंज कितने का हो रहा है पर ब्रोमीन एटम? कितने का हो रहा है? 5 का। एक ही तो है साइड, जिसका पूछो उस साइड एक ही तो है, मतलब इनफैक्टर कितना है? 10 क्यों? ब्रोमीन से थोड़ी पूछा है, हमसे तो KBrO3 से पूछा है। KBrO3 में कितने ब्रोमीन? 1। हम तो एक ही से निकालेंगे। अगर हमसे पूछता क्वेश्चन में ब्रोमीन का इनफैक्टर, तब कितना हो जाता? 10। समझ गए मेरी बात?
पूछा किसका, कितने ब्रोमीन है यहाँ, एक ही तो है, एक ही विद रिस्पेक्ट तो चेंज निकालोगे तुम, इतनी बात समझ आई, चेक। अब देखो क्वेश्चन में क्या आंसर आ जाएगा, अब क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट m/5, n फैक्टर 5, मोलर मास m मान लो, समझ गए। अरे क्वेश्चन में क्या कहे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KBrO3, इसने बोला इक्विवेलेंट वेट ऑफ KBrO3 क्या होगा, मोलर मास बाय n फैक्टर। मोलर मास अगर मैं m मान लूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो यही लिख लो, मोलर मास बाय n फैक्टर, है ना। मोलर मास क्या मान लिया इसने, m, n फैक्टर कितना निकल कर आया तुम्हारा, आंसर क्या आ गया, m/5। क्या मुश्किल था, तुम्हें अगर ये बात आती है तो वो तो आंसर आ ही जाना था। और ये बात के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ना कोई रिएक्शन याद करनी, उसकी बात को रिएक्शन की फॉर्म में लिखा, n फैक्टर निकाल लिया मैंने। क्या ये बात समझ आई, चेक है, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। क्लियर, चलिए बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो। इक्विवेलेंट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी है, मोलारिटी से भी ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना, मैथ्स करनी है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आगे वो क्वेश्चन पढ़ो, कहता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन द रिएक्शन। अब तो रिएक्शन भी दे रखी है उसने, देखो कहता है कि H2SO4 किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम आयोडाइड से, Na से, बन क्या रहा है, बन रहा है Na2SO4 प्लस I2 प्लस H2S प्लस पानी। चेक, क्या है रिएक्शन बैलेंस्ड है, हमें जरूरत भी नहीं है ना, होने दो, हमें क्या करना, क्वेश्चन में निकालना क्या, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का, मतलब किससे, इस H2SO4 से, हमें तो इसी से मतलब है, चलो जिससे मतलब उसी के पास चलते हैं। इससे तुम्हें मतलब है सल्फर, देखो ध्यान से, वहां पे देखो क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है, नहीं नहीं, यहाँ पे भी तो +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, हाइड्रोजन से भी मतलब नहीं, किससे मतलब है, सल्फर से। सल्फर का यहाँ पे कितना होता है, +6, SO4 2-, ये क्या है, ये यही तो है SO4 2-, x -8 बराबर -2, कितना आ गया, चेक, बात समझे। देखना यहाँ पे बदला नहीं, यहाँ पे भी तो SO4 2- है, Na2SO4 का मीनिंग क्या, SO4 2-, ये भी नहीं हमारे मतलब का, यहाँ चलना जरा वापस, क्या मतलब का है, हाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -2, अरे ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है ना सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन वहां पर है ऊपर फर्स्ट ग्रुप में पड़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, सल्फर नेगेटिवली चार्ज्ड, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो यहां पे सल्फर का निकालोगे x + 2 बराबर कितना आया, निकाल लिया। अब n फैक्टर बताना तुम मुझे, n फैक्टर बताना, अरे +6 से -2 कितना n फैक्टर, 4 कैसे, प्लस, अच्छा मैंने तुम्हें लास्ट टाइम नंबर लाइन सिखाई थी, +6 से -2 कैसे जाओगे, +6 से +5 फिर +4 8 आएगा ना, अरे 6 से 0 पे जाओगे, फिर 0 से -2 तभी तो जाओगे, 6 से 0 कितना 6, 0 से -2 कितना 2, टोटल कितना, टोटल कितना 8, तो आगे निकाल लोगे कितना आंसर आएगा, 98/8 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। (49/4) कितना आएगा, 12.25 समथिंग, समझ गए। देखो देखो तुम यहाँ देखो, तुम ना
थोड़ा अपना ये चलाओ, ये इसी से क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं होती। देखो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का किसके बराबर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। अच्छा मैं एन फैक्टर पे लिख देती हूँ, चेंज कितने का, 8 का। अब तो समझ आ गया, 8 का 4 का नहीं। अरे तुम्हें ना समझ आए तुम नंबर लाइन इमेजिन कर लो, नंबर लाइन इमेजिन करनी है, नंबर लाइन तो सबको आती है बनाने। 6 से पहले जाओगे 0 में, फिर ही तो -2 में घुसोगे। अगर 6 से +2 की बात होती तो ही तो 4 का होता, ये तो माइनस में घुस चुके हो तुम, -2 में तुम्हारी एंट्री हो गई है। मतलब 6 से 0 में, 0 से -2 में, मतलब कितना टोटल, 8 का। 8 ही तो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी तो -2 में गया होगा। मतलब यहाँ पे एन फैक्टर कितना, 8। ये किसके बराबर, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय 8 कितना होता है, 98 होता है। 98 होता है ना H2SO4। स्टार्टिंग की क्लास याद करो, मोलर मास वाली। 98 बाई 8 कितना आ गया, 49 बाय, है ना, 2 से कैंसिल करूंगी तो 49 बाई 2 4, कितना आएगा, आया। मैथ्स है, अब तो मैथ्स है, अब तो मत बोलना। केमिस्ट्री तो यहां तक ही थी, केमिस्ट्री तो यहीं खत्म हो गई थी। चेक, क्या इजी नहीं लगे ये क्वेश्चंस, मोल कॉन्सेप्ट इजी है ना, तभी कह रही हूँ अगर इक्विवेलेंट सीख गए ना तो तुमको कहोगे मोल से तो बहुत इजी है। टाइट्रेशन तो तुम्हारी मोल से इतनी मुश्किल होती है, इक्विवेलेंट से LHS बराबर RHS करना है, सिंपल। क्या बात समझ आई, बढ़े आगे, चलो चलो पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा देखो, जेई का क्वेश्चन है, तुमसे हो जाना चाहिए ये। अब तो क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंट वेट, इसकी बात को वर्ड्स जो लिख रखी है ना उस लाइंस में वर्ड में लिख लो। देखो कहते हैं इक्विवेलेंट वेट जो MnSO4 का है वो 2 गुना है, ट्वाइस है, किससे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnSO4 से। चेक, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, MnSO4 का 2 गुना है, 2 गुना है किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। क्या यही बात दे रखी है उसने, है ना, इसको लिख दो, लिख दोगे तो क्या बनेगा कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट है MnSO4 का किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। क्या ये बात निकल कर आ गई। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, एन फैक्टर कितना निकल कर आया, 2। मतलब ये मेरा किसके बराबर, एन फैक्टर के। चेक, इतनी बात क्लियर। अब देखो मेरा MnSO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2, SO4 2 माइनस Mn2 +2। एन फैक्टर 2 का मतलब क्या, चेंज कितने का होना चाहिए, 2 का। मतलब यहां जब जाओगे तो मैंगनीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, +4 में या 0 में, है ना, 2 का ही तो पॉसिबल है, 2 से या तो +4 में बदल जाए या 0 में, यही 2 पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है। कैलकुलेट कर लो किसमें +4 आ रहा है या 0 आ रहा है, 0 तो किसी में भी नहीं आ रहा, तो +4 आ रहा होगा। देखो जरा क्या इसमें +4 आ रहा है MnO2 में, x - 4 बराबर किसके, 0। कितना आएगा, आंसर क्या आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। चेक, समझ गए, बहुत इजी है। एक फॉर्मूला याद करना है, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और तुम्हें एन फैक्टर निकालना हर एक केस का आ गया है। किसी भी केस में तुमसे पूछे एन फैक्टर निकाल दोगे, एन फैक्टर निकाल गए तो इक्विवेलेंट वेट निकाल देना। समझ आ गई, चलो अगला टॉपिक डालिए, नॉर्मेलिटी। अगला टॉपिक डालो नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी तो आती है हमें,
मोलारिटी हमें मोल कॉन्सेप्ट से आती है, अब हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, थोड़ा सिमिलर थोड़ा डिफरेंट। अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी से हम फेमिलियर है ना, रिलेट करके पढ़ाऊंगी समझ जल्दी आएगा। मोलारिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, यही तो है। मतलब नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, किससे, कैपिटल एन से। चेक, तो आपका नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, नॉर्मेलिटी किसके बराबर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये तो बोला प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब लिख सकती हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। अब मुझे तुम खुद बताना, अगर मैं लिखती हूं 2 मोलर सोल्यूशन, मैं बोलूं 2 मोलर सोल्यूशन प्रेजेंट है, इसका मीनिंग क्या, 2 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इतनी ही बात। अब देखो अगर मैं यहां लिख दूं कि आपके पास 2 नॉर्मल सोल्यूशन इज गिवन, एन का मीनिंग क्या, नॉर्मेलिटी, सोल्यूशन इसका मीनिंग क्या, 2 नॉर्मल सोल्यूशन, मतलब 2 इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, क्या इतनी बात समझ आई, इसका मीनिंग क्या कि 2 इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं लिखूं कि आपके पास सोल्यूशन है 5 नॉर्मल, इसका मीनिंग क्या होगा, 5 नॉर्मल मींस 5 नाउ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या ये बात समझ आई, नॉर्मेलिटी क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में गिवन है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बात तो पता है हमें, वी आर फेमिलियर विद दिस। चलो नेक्स्ट आप देखिए कि मैंने कहा नॉर्मेलिटी कुछ मोलारिटी जैसी है, अगला क्या है, दोनों में रिलेशन, कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में रिलेशन क्या होता है। देखो यहां देखो, नॉर्मेलिटी किसके बराबर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड किससे करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होती है। अब देखिए जरा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होती है बताना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड किससे करेंगे, इक्विवेलेंट मास से, है ना। क्या ये बात हमें पता है, हाँ हमें पता है। इक्विवेलेंट मास भी हमें निकालना आता है, आता है, मोलर मास बाय फैक्टर, मतलब यहाँ पे जो ये इक्विवेलेंट मास है ये बराबर होता है मोलर मास डिवाइड किससे करोगे, ये सन फैक्टर से, है ना। तो मतलब आपका नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट क्या बन गया, ये क्या बन गई बताना, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, इन फैक्टर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो गया गिवन मास डिवाइड किससे करूं, मोलर मास से, मल्टीप्लाई किससे कर दूं पूरे को, एन फैक्टर से। क्या ये बात क्लियर हो गई, ये क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास क्या निकालते हैं इससे, नंबर ऑफ मोल्स, ये बात हमें पता है, ये बराबर मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू इन फैक्टर। एक बार यहां ध्यान से देखना, नोट्स दे दूंगी मैं, यहां देखो पहले,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। क्या ये फॉर्मूला बन गया, हाँ एक ही फॉर्मूला बन गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बराबर किसके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर की। चेक। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को यहां रख दो, क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, और नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या था, मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलैरिटी इनटू, मतलब यहां हम क्या लिख दें, देखो नॉर्मेलिटी किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मल्टीप्लाई किससे करना है, इस एन फैक्टर से। ये किसके बराबर होता है, मोलैरिटी के, ये मोलैरिटी होती है, मतलब नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये किसके बीच का रिलेशन है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में ये रिलेशन होता है। मोलैरिटी कैसे आ जाएगी, उसमें तुम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हो, हाँ तो उसको पुट कर सकते हो यहाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, उस पर क्वेश्चंस भी नहीं आते। कैसे, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल, अगर क्वेश्चन आए तो हाँ निकाल सकते हैं। हाँ कर सकते हो वैसे भी, बात तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से चलेगी ना, बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो रखना पड़ेगा ना आपको, फिर भी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है, ये तो आपको रखना पड़ेगा। समझ आ गई, तो मतलब फॉर्मूला क्या क्या बन गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, एंड नॉर्मेलिटी किसके बराबर, मोलैरिटी इनटू, इन दोनों फॉर्मूलेस को लिख लेना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, एंड नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्लियर, चलिए अगर ये बात समझ आ गई है तो आगे देखिए। नेक्स्ट होता है कि कुछ केसेस होते हैं, जैसे हमने मोलैरिटी में पढ़ा था डाइल्यूशन लॉ कि M1V1 बराबर M2V2, उसी तरह नॉर्मेलिटी में क्या होता है कि N1V1 बराबर N2V2। अब ये देखो N1 किसके बराबर होता है, N1 क्या है, N1 क्या होती है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद क्या हो गई उसकी नॉर्मेलिटी N2, तो मैं लिख सकती हूँ N1 इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, एंड V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। सिमिलरली N2 एंड V2 लिख लेंगे, N2 क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, एंड V2 इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। V2 क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन लिख लेंगे। अब ध्यान से यहां देखो, मैंने लिखा कि N1V1 बराबर होता है N2V2 के, यही होगा। एक रिलेशन हमने अभी डराइव किया कि नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, डराइव करके लाए ना हम यही रिलेशन कि नॉर्मेलिटी बराबर होती है किसके, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर के, ये लिख के लाए। अब देखो क्या मैं इसको यहां पुट कर सकती हूँ, हाँ मतलब आप पुट कर सकते हो M1V1 n फैक्टर 1 बराबर M2V2 n फैक्टर 2। अब मुझे बताओ डाइल्यूशन क्या होता है कि अगर आपके पास मैं कहूं 0.1 मोलर HCl है, उसका पहले 10 ml का वॉल्यूम है, अब उसमें पानी डाल के तुम 100 ml कर दो,
उसकी न्यू मुझे मोलैरिटी बता दो। यही यही डाइल्यूशन। क्या उसमें मैंने HCl बदला? HCl तो वही रहा, सॉल्यूट तो मेरा सेम रहा। अगर मेरा सॉल्यूट सेम है तो क्या मेरा एन फैक्टर बदलेगा? नहीं। मैंने क्या कहा कि आपके पास इनिशियली अगर 10 ml 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने कहा उसमें तुम पानी डाल दो, पानी डाल के टोटल वॉल्यूम 100 कर दो, 100 ml। अब मैं कहती हूँ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में HCl की मोलारिटी बता दो मुझे, न्यू मोलारिटी। क्या यहाँ पे मैंने HCl बदला? HCl तो वही रहा, बस मैंने पानी ऐड करके उसे डाइल्यूट कर दिया, ऐसा ही किया। मतलब क्या एन फैक्टर बदलेगा? अगर सोल्यूट सेम है तो क्या एन फैक्टर बदलेगा? HCl का एन फैक्टर पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। मैं कह सकती हूं कि डाइल्यूशन में एन फैक्टर तो बराबर है कि एन फैक्टर 1 बराबर एन फैक्टर 2। इन डाइल्यूशन की बात कर रही हूं मैं, डाइल्यूशन वाला केस ले रही हूं, हमेशा नहीं होता। मतलब यहां पर ये एन फैक्टर 1 बराबर एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या, ये रिलेशन क्या बन जाएगा? डाइल्यूशन में नॉर्मैलिटी उसकी मोलैरिटी, यहां पे ये रिलेशन हो सकता है। ये हमें आता था, नॉर्मैलिटी दियो तो वो लगा देंगे। क्या ये बात समझ आ गई कि डाइल्यूशन में एन फैक्टर बराबर होते हैं, इन फैक्टर नहीं बदलते। कहीं तुम सोचो कि मैम अगर मुझे नॉर्मैलिटी दी और मोलैरिटी पूछी है वहां पे, तो ये फॉर्मूला जब मैं इक्वेट करूंगी ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि N1V1 बराबर M2V2 एन फैक्टर 2। M2 निकालना है अगर कहीं पे, अगर मैं बोलूं, मेरी बात ध्यान से सुनना अभी, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास 0.1 नॉर्मल 100 ml HCl सॉल्यूशन है, चेक। इसमें मैं कहूं कि अब तुम क्या करो, पानी ऐड करके टोटल वॉल्यूम 200 बना दो, बना दोगे? हाँ। मैं कहूं रिजल्टेंट सॉल्यूशन में HCl की मोलैरिटी बता दो मुझे। क्या बोला मैंने? मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी नहीं पूछी मैंने तुमसे। अब पहले मैंने दी क्या, पूछी क्या? मतलब यहां से इसको यहां कंपेयर कर देंगे। अब यहाँ पे एन फैक्टर लेना पड़ेगा HCl का। समझ गए मेरी बात? कैसे भी वो क्वेश्चन ट्वीक कर सकता है। समझ आ गई कि क्वेश्चन वो अपनी मर्जी से ट्वीक कर सकता है, जरूरी नहीं है वो हमेशा नॉर्मैलिटी देके नॉर्मैलिटी ही पूछे। वो नॉर्मैलिटी देके मोलैरिटी भी तो पूछ सकता है, वो मोलैरिटी देके नॉर्मैलिटी भी तो पूछ सकता है तुमसे। क्लियर? क्या ये बात समझ आई? चलो अगला है कि अगर मैं दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दूं तो वहां पे नॉर्मैलिटी कैसे निकलती है? वहां पे फाइनल नॉर्मैलिटी जो निकलती है उसका फॉर्मूला होता है N1V1 प्लस माइनस N2V2 बाय V1 प्लस V2। याद है हमने जब हम डाइल्यूशन पे मोलैरिटी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि M1V1 बराबर M2V2 और फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो कैसे करेंगे? M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। यहाँ एक प्लस माइनस का साइन लगा है, इसका मीनिंग क्या है? देखो मैंने कहा अगर सेम सॉल्यूशंस होंगे, सेम सॉल्यूशन मतलब दो एसिड गिवन है या तो 20 गिवन है तो ऐड कर दोगे, वो तो रिएक्शन नहीं करेंगे आपस में। बात समझ आई? मैंने कहा HCl और H2SO4 मिक्स कर दो, क्या वो रिएक्ट करेंगे? नहीं। तो वहां पे तो मुझे क्या करना है, प्लस करना है। अगर मैं कहूं NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों 20 है, क्या वो रिएक्ट करेंगे? नहीं। तो वहां पे भी क्या करना है, ऐड करना है। अगर मैं कहूं एक H2SO4 और दूसरा NaOH, क्या वो रिएक्ट कर जाएंगे? हाँ वो रिएक्ट कर जाएंगे, एक 20 और एक एसिड, तो वहां पे क्या कर दोगे, माइनस। मेरी बात समझ आई? इस प्लस माइनस का मीनिंग क्या है? सेम सॉल्यूशंस मींस दो एसिड या दो बेस, तो ऐड कर दोगे टोटल रिजल्टेंट निकालने के लिए। एक एसिड एक बेस माइनस कर दोगे,
चेक, मतलब सेम सॉल्यूशन मींस आइदर टू एसिड और आइदर टू, तो क्या करना है, ऐड। सब्ट्रैक्ट किस केस में करना है, अगर एक एसिड है और एक, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे ये बात, चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूं, करो फिर, अगर ये बात कर लोगे तो देखो, अगर मैं कहूं तुमसे कि तुम्हारे पास 0.1 नॉर्मल 100 ml H2SO4 है, इसको तुमने मिक्स किया 0.1 नॉर्मल 100 ml NaOH के साथ, इसको 200 ml कर लेना, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन की रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकाल दो, क्या निकाल लोगे, माइनस कर दोगे, देखो NaOH यहां पे करोगे तो यहां पे टोटल N कितना आएगा 0.1 इंटू 200, देखो पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है, N1 किसको मानो, V1 किसको मानो, N2 किसको मानो, V2 किसको मानो। अब इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आएंगे 0.1 इंटू 200 N इंटू V, नॉर्मेलिटी किसके बराबर थी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके इक्वल, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.1 इंटू 200 मतलब 20 मिली इक्विवेलेंट्स, यहां पे कितने आएंगे 10 मिली इक्विवेलेंट्स, मतलब वो ज्यादा ये कम, तो मतलब आप क्या रखोगे 0.2, ऐसे रख लो 100 इंटू 0.1, टोटल वॉल्यूम कितना है 300, 200 प्लस 100 मतलब 300, क्या निकाल लोगे, क्या बात समझ आई, कि यहां पर इसको आगे रखोगे इसको बाद में, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसके साथ हैं, कि 200 इंटू 0.1 करोगे दिस इज 20 मिली इक्विवेलेंट्स, क्योंकि मैंने ml में रखा है ना वॉल्यूम अभी, ये हो जाएगा 0.1 नॉर्मल इंटू 100 मतलब 10 मिली इक्विवेलेंट्स, 20 माइनस 10 बोले तो 10 बाय 300 कर लोगे, हो गया, समझ आई बात, ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, समझ आ गया, चलिए क्वेश्चन देखिए, अगर समझ आ गया तो नॉर्मेलिटी का, ये भी जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, तुम ना कॉन्सेप्ट सीखने से ध्यान दो, कॉन्सेप्ट आ गया ना, एनएससी जेएस क्या जेई क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है हमारे, कॉन्सेप्ट मेन चीज होती है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ो। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स, फॉर्मूला भी दे दिया उसने तो तुम्हारे लिए, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कितना 50 ml ऑफ अ 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी दे रखी है, चेक, वॉल्यूम दे रखा है सोल्यूशन का, क्या पूछा है मास, तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, किसका सल्यूट किया ऑक्सैलिक एसिड, ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, डिवाइड किससे करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मैंने बताया ना अगर ml में गिवन है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ml में गिवन है तो यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, ये बात हमें पता है। अब देखो नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है, नॉर्मेलिटी गिवन है 0.2 नॉर्मल बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, वॉल्यूम कितना है 50, तो यहां से तुम्हारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने निकल कर आएंगे 50 इंटू 2/10 डिवाइड बाय दिस 1000, क्या ऐसा ही है, ये आ गया आपका 10/10 1/100, क्या 1/100 आ रहा है 1/10, 1/100 आएगा ना, 0.2 इंटू 50 इज 1, 0.2 इंटू 50 कितना होगा, ये होगा 2/10 इंटू 50, दिस इज 10, 10 रह गया 10/1000 मतलब 1/100, चेक, समझ आया, चलो अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इतने आ गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, चलो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है
गिवन मास वो हमें कैलकुलेट करना है, जीएम से लिख लो। इक्विवेलेंट मास तो मुझे तुम बताओगे, मोलर मास बाय एन फैक्टर। अरे 2 कैसे हो गया? H2C2O4.2H2O का पहले तो मोलर मास निकालो, देखो कितना आएगा, 126 आ रहा है। H2C2O4.2H2O देखो 16 इंटू 4 64, कितना हो गया था 24, वहां पे एक 16 और है, 4 और 2 6, देख लो कितना आया। क्या हम सही गए? नहीं, कुछ तो हमने गड़बड़ की। H2C2O4 4 और 2 6 और 16 चुके 64 बात नहीं चौक, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इस फॉर्म 126 आएगा इसका, ये देखो ये होता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था शायद, ये COH COH ये होता है फॉर्मूला, तो 2H2O, ठीक है, यही होता है। 24 64, हमने कुछ यहाँ गड़बड़ की, 4 और प्लस 16 निकाल लेना, ठीक है, निकाल लोगे तो ये आता है 126 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। 2H प्लस एन एस के अंदर COH एक यहां से निकालोगे CO माइनस बन जाएगा, एक यहां से निकालोगे CO माइनस बन जाएगा। एन फैक्टर 2 है तो मतलब एन फैक्टर है 2। चेक, ये कितना आ गया 63 और बराबर किसके था 1/100 इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन, चेक निकाल लोगे कितना आया, क्या आंसर कितना आया? ऑप्शन क्या है, समझ गए? मैंने लास्ट टाइम सिखाई है बात, मैंने लास्ट टाइम सिखाई है क्लास में बात, देखो दोबारा, यहाँ देखो, यही होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कैसे कैलकुलेट किया, एक H प्लस यहाँ है, एक H प्लस यहाँ है, 2 H प्लस है। अगर तुम एसिड के केस में बेसिसिटी निकालते हो, मतलब नंबर ऑफ फर्निशेबल H प्लस, कितने H प्लस दे रहा है ये, समझ गए? समझ गए? करे, एसिड के केस में तो है, एसिड ही तो ऑक्सैलिक एसिड है वो, क्लियर? चलो अगला करना, 19.6 ग्राम of sulfuric acid in water is dissolved in water and total volume is made up to 4 liters, यही है। क्या क्या निकालना है, देखो ये क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा है। पहले पूछा है आपसे एन फैक्टर, फिर पूछा है इक्विवेलेंट वेट, फिर पूछा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, फिर पूछा है नॉर्मैलिटी। शुरू करें, क्या बोला है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला यही होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में एन फैक्टर कितना, 2H प्लस दे सकता है, 2H प्लस देगा तो SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस में टूट जाएगा, मतलब यहां पे जब ये टूटेगा तो ये देगा यही, तो एन फैक्टर कितना, पहला पार्ट हो गया। अगला पार्ट क्या कहता है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास बाय एन फैक्टर, कितना होता मोलर मास 98, इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास इसका या मोलर मास बाय कितना, कितना आया, चेक। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स,
थर्ड पार्ट में पूछा है आपसे यही पूछा है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास आपका 49 आ गया, गिवन मास कितना 19.6, कितना आएगा सॉल्व करना, बाय इक्विवेलेंट मास 19.6 बाय, ये आ गया 196 बाय 10 इंटू 49, 4 पे कैंसिल हो जाएगा। चेक। लास्ट में क्या पूछा है, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मैलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना आएगा 0.4 अपॉन 4 लीटर है, 0.1 नॉर्मल। क्या सबकी यही आई? क्या इजी था नॉर्मैलिटी निकालना? इजी है ना, बस इसमें एक स्टेप बढ़ गया तुम्हारा मोलारिटी से, तुम्हें इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ता है, वहां तो डायरेक्ट मोलर मास से काम हो रहा था। समझ गए? करना क्वेश्चन, अब तो ये तो तुम ही कर लोगे। फाइंड द नॉर्मैलिटी ऑन मिक्सिंग 100 ml of 0.2 molar H2SO4 plus 100 ml of 0.2 molar NaOH। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था ना वहां पे मैंने नॉर्मैलिटी से एग्जाम्पल कराया था, याद करो, मैंने मोलारिटी दी है। देखो क्या क्या मिक्स किया, एक एसिड और एक बेस, एक एसिड एक बेस, तो मतलब मेरे पास 2 कंटेनर है, इसमें क्या क्या है, इसमें मेरे पास है 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 है, प्लस क्या है 100 ml 0.2 मोलर NaOH। यही है, यही है, ऐसा ही है। अब देखो इसकी नॉर्मैलिटी किसके बराबर हो जाएगी, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है इसके केस में कि नॉर्मैलिटी बराबर N1V1 माइनस N2V2 बाय V टोटल, मतलब V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला कहता है। क्या नॉर्मैलिटी दे रखी है, हमें तो मोलारिटी गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई क्या करेंगे, नॉर्मैलिटी बराबर N1 इंटू एन फैक्टर इंटू V1, नॉर्मैलिटी की बात रख दी, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, माइनस M2 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू V2, डिवाइड किससे करोगे, टोटल कर लोगे। अब देखो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, NaOH का। इनफैक्ट देखो दोनों वैल्यूज तो सेम है, मोलारिटी भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, अब डिसाइड कौन करेगा, एन फैक्टर। ये वैल्यू तो बराबर है, H2SO4 में 2 है, NaOH का 1 एन फैक्टर होता है, H2SO4 का 2 होता है, मतलब M1 क्या बनेगा, H2SO4, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके ज्यादा होंगे, H2SO4 के। समझ गए? तो मतलब क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.2 इंटू 2 माइनस 100 इंटू 0.2 इंटू 1, टोटल कितना वॉल्यूम है 200, V1 प्लस V2। क्या ये कैलकुलेट कर लोगे, कितना आएगा 40 माइनस 20 बाई 200, मतलब 20 बाई 200, 0.1। सबकी यही आई, क्या बात समझ आई? इजी है, बस यहाँ पे एक थोड़ा ट्वीक था कि नॉर्मैलिटी नहीं दी थी उसने मोलारिटी दी थी, और हमें पता है नॉर्मैलिटी बराबर मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ये बात हमें पता है, तो हमने भाई अप्लाई कर दिया, निकल गया आंसर। क्लियर? देखो
यहां खत्म होता है इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट। अब हम शुरू करेंगे टाइट्रेशन। हाँ, इसका एक्सपेरिमेंट होता है, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे पर यहाँ बैठ के देखो। सिंपली ये तो थ्योरी है टाइट्रेशन की, एक थ्योरी देख लेते हैं। टाइट्रेशन होती क्या है? अगर मेरे पास एक सोल्यूशन जिसकी मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है, एक सोल्यूशन मेरे को जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, अगर मुझे उस सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, मुझे उसके कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो क्या करूंगी? टाइट्रेशन कर दूं। मतलब उस सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इज वी हैव टू डिटरमाइन, जिसकी अननोन है, तो मैं क्या करूंगी? उसको एक ऐसे सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट कर दूंगी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉन है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है। उससे क्या आएगा? हम फॉर्मूला लगाएंगे m1v1 बराबर m2v2, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता थी m1, वॉल्यूम दोनों का जितना जितना यूज होगा इसके दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो मतलब वो फॉर्मूला कहाँ लगता है? टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिससे हम क्या करते हैं? उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल देते हैं जिसकी पता करनी है हमें, बाय टाइट्रेटिंग इट विद द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी हमें पता है उसके साथ टाइट्रेट करके हम दूसरे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर लेते हैं। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। ठीक है, अब देखो, जब हम टाइट्रेशन करते हैं ना, तो हम कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, एक बीकर लेते हैं और ऊपर एक ब्यूरेट लगाते हैं, यहां से ऐसा कुछ ब्यूरेट होता है, क्लोज्ड होता है। अब हम क्या करते हैं, इस बीकर में एक सॉल्यूशन रखते हैं, चेक, और एक ब्यूरेट में डालते हैं, ब्यूरेट को भी फिल करते हैं। ब्यूरेट एक अपैरेटस होता है, लेबोरेटरी में जाओगे हमारे पास बहुत सारे अपैरेटस होते हैं, जैसे बीकर है, ब्यूरेट है, ठीक है। अब देखो, एक बीकर, बीकर तो पता है। अब मैंने कहा जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें डिटरमाइन करनी है उसे कहाँ रखोगे? बीकर में। अब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें डिटरमाइन करनी है उसे कहाँ रखोगे? बीकर में। उसे क्या बोलते हो? टाइट्रेट। सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड कहाँ लिया जाता है? बीकर में। तो यहाँ पे सपोज करो मुझे HCl सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे निकालनी है, कहाँ रखोगे इसको? बीकर में। इसी को क्या बोलोगे तुम? टाइट्रेट। क्लियर हो गई बात? अब जो सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉन है, जिसकी वैल्यू मुझे पता है कि ये 0.2 नॉर्मल है या ये 0.1 मोलर है, मुझे पता है ऑलरेडी, तो इसको बोला जाता है टाइट्रेंट। क्या बोला जाता है? या इसी को नाम देते हैं हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। क्या बोलते हो आप इसको? क्या बोलते हो? इसको कहाँ रखते हो? ब्यूरेट के अंदर। चेक, पढ़ा है ना, NaOH प्लस HCl गिव राइज टू NaCl। वहां पे इंडिकेटर डालते हो, फिनोप्थलीन, वो इसी के अंदर डालते हो तुम। NaOH यहां रखते हो, HCl यहां रखते हो, समझ गए? इसी से पता लगता है, तुम्हें सिखाऊंगी पूरा ये टाइट्रेशन, कि यहाँ पे पता लगता है कि कब तुम्हारा पूरा HCl पूरा NaOH से रिएक्ट कर गया, वहीं पे बनता है तुम्हारा सॉल्ट। ठीक है, मैंने क्या कहा? दो चीज, एक टाइट्रेंट एक टाइट्रेट। टाइट्रेंट क्या? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉन है, और वो कहाँ लिया? ब्यूरेट में। और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें डिटरमाइन करनी है उसे क्या बोलते हो? टाइट्रेट। और उसको कहाँ लेते हो? क्लियर हो गई बात? और इस टाइट्रेंट को बोलते हैं एक और नाम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब जो आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना बच्चा, वो दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक प्राइमरी स्टैंडर्ड और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है, कौन कौन से? प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड या सेकेंडरी टाइट्रेट। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पता है, हाँ,
स्टैंडर्ड है तो पता है, पर डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये तो प्योर फॉर्म होती है, बट दिस इज नॉट एज प्योर एज दिस। ये होता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर कैच कर लेता है एयर से। अगर उसने मॉइस्चर ले ली मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी पानी के आने से। तो जब आप टाइट्रेशन करोगे और आपके पास वो, आपने सपोज करो ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड 3 घंटे पहले बनाया था, आपकी लैब है, आपको टाइट्रेशन करनी है सुबह 8 बजे, आपने बना दिया कल, आप उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? आप यूज करोगे तो आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज करो कल आपने पता की थी 0.2 नॉर्मल था, आज भी 0.2 नहीं होगी, फ्लक्चुएट की होगी, क्योंकि एयर में मॉइस्चर थी, उसने मॉइस्चर कैच की होगी। तो उसको फर्दर आपको पहले स्टैंडर्डाइज्ड करना पड़ेगा बिफोर यूज। ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिनको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, KMnO4, चेक। पर ऐसे सॉल्यूशन जो बहुत एक्यूरेट होते हैं और जिन्हें हमें दोबारा स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं होती जब हम उसे यूज करें, बिकॉज वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते, दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर होते हैं बहुत, बट यूज क्यों नहीं करते? हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर नहीं पकड़ते वो, बट यूज क्यों नहीं कर लेते उन्हें? बहुत कॉस्टली होते हैं, हमें इतनी टाइट्रेशंस करनी है, हम थोड़ी ना यूज करेंगे इतना ज्यादा। समझ गए? दोनों समझ गए? लेबोरेटरी में मोस्टली क्या मिलता है तुम्हें, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना। बात समझ गए? आपको मोस्टली ये नहीं मिलता, ये मिलता है ज्यादा, क्योंकि आपको बहुत लार्ज स्केल पे टाइट्रेशंस होती है, तो इसलिए ये ज्यादा यूज होता है। क्लियर? क्या बात समझ आई? हाँ बेटा, इसकी वैल्यू पता है, फ्लक्चुएट कर गई तो आपको फर्दर डिटरमाइन करनी पड़ेगी किसी इसके प्राइमरी स्टैंडर्ड लाके, दोबारा उसे टाइट्रेट करना पड़ेगा, तब आप इसकी डिटरमाइन करोगे, फिर लार्ज अमाउंट के लिए फिर उसको यूज कर लोगे। उसका एक स्मॉल बल्क तो आपको टाइट्रेट करना पड़ेगा ना। ये होते हैं बट कम अमाउंट में होते हैं बहुत, ताकि इसको थोड़े से को डिटरमाइन कर लिया, अगर आपको सपोज करो 1000 ml है, इसके कोई 10 ml की डिटरमाइन कर ली तो उसे टोटल क्या आ जाएगी, सॉरी थोड़ी पूरे 1000 को डिटरमाइन करोगे, फिर आपको जो हर एक को HCl यूज करना है, उसको निकालनी है, उसको निकालनी है। यही तो एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में कि 100 बच्चे हैं 100 करेंगे ना अलग अलग, तो इसको यूज कर सकते हैं फिर हम इसके कंपैरिजन में, हर एक को वो देने से बेटर। समझ गए? क्लियर है मेरी बात? इसीलिए कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 2 तरह के, एक प्राइमरी और एक चेक। अब देखो ये तो थ्योरी हो गई, ये तो है थ्योरी, हमारे काम की है ये। देखो टाइट्रेशंस होती हैं 2 तरीके की, एक होती है एसिड बेस, दूसरी होती है रिडॉक्स। कौन कौन सी? एक होती है एसिड बेस, दूसरी रिडॉक्स टाइट्रेशन, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी इसके बाद। अब देखो मैंने कहा एसिड बेस टाइट्रेशन, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे कि NaOH रिएक्ट करता है HCl के साथ, क्या बनता है, NaCl प्लस पानी, ये बनेगा क्या, यही बनेगा रिएक्शन में। हाँ अब देखो वो ऊपर क्या लिखा है, पहले यहाँ देखो ऊपर लिखा है, पर ये समझो ये क्या है 20, ये क्या है एसिड। जब मोल मोल एनालिसिस करते थे, मोल क्या बोलता था कि 1 मोल NaOH रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl टू गिव 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ वाटर। बट इक्विवेलेंट क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस बेस बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। यही तो बोलता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, यही तो है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर कर दो। एसिड बेस में क्या रिएक्ट करेंगे, एक एसिड और एक बेस। अगर मैं बोलूं कि आपको NaOH है और वो H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, एसिड और बेस ही तो रिएक्ट किए एसिड बेस में, क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस पानी, बस उसे बैलेंस करना होगा, यही बनेगा। यहां पर 2 लगा दो, हो गई बैलेंस।
एसिड और बेस रिएक्ट किए, ये बेस और ये एसिड और ये बेस। अगर मैं बोलूं NH4OH प्लस HCl NH4Cl प्लस पानी, वहां पे भी एसिड बेस, मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन का मीनिंग एक एसिड और एक, यही तो रिएक्टेंट होंगे। इसका मीनिंग क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। एसिड बेस में हमेशा ये करना है। क्या बात समझे, ये क्यों लिखा है, क्लियर है, रुक जाओ। क्या ये बात समझे, मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब तुम एक बात याद करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, जी बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट, अरे जी स्लैश चेक, मतलब ऐसे लिख सकती हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर है बात। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर थे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, मतलब मैं यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर ऑफ बेस। क्या ये बात लिख सकती हूँ, क्या ये पॉसिबल है, हाँ। अब एक चीज बताना, जब नॉर्मेलिटी पढ़ी अभी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। मैंने कहा नॉर्मेलिटी बराबर थी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, यही था, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट n इंटू वी। क्या ये बात समझ आई, अब मतलब मैं यहां ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड बराबर किसके, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। क्या ये बात समझ आई, क्या ये फॉर्मूला समझ आया, नॉर्मेलिटी किसके बराबर थी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर के, मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड बराबर किसके, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर ऑफ। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये सारे फॉर्मूले समझ आए, क्या ये फॉर्मूले समझ आ गए। अगर वो पूछ ले एसिड की इक्विवेलेंट देके बेस के बना देंगे, अगर वो एसिड में नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दे और बेस में इक्विवेलेंट पूछ ले, कर देंगे इक्वेट। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एसिड बेस का, इन फॉर्मूले से बाहर, इन फॉर्मूले से बाहर नहीं जाता। अगर तुम्हें दिया हो नंबर ऑफ मोल्स और एन फैक्टर बेस का, नॉर्मेलिटी पूछ रही हो, वॉल्यूम देके निकाल लोगे, यहां से यहां इक्वेट करना है। याद क्या रखना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, क्या याद रखना है, फिर अपनी कन्वीनियंस के और डाटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूलेस रख लेंगे। ये बता दूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स याद करो किसके बराबर थे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास किसके बराबर था, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई, समझ गए, वहीं से तो लिख दिया हमने, निकाला था ना भी रिलेशन। क्लियर है इतनी बात, क्या आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन पढ़ना, कहता है कि 50 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय कितना, 100 ml 0.5 मोलर NaOH। ये इसने NaOH का डाटा दिया है, चेक, निकालना क्या है, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, HCl और NaOH का रिएक्शन है, एसिड और बेस का मतलब दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं। मतलब मैं यहां लिख दूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड क्या, HCl है ना, किसके बराबर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, ये बराबर हो गए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH।
देखते हैं, देखो HCl का क्या दे रखा है, वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी पूछिए तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl बराबर, इसका क्या डाटा है, मोलारिटी की टर्म्स में है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, है ना, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर ऑफ NaOH। क्या इतनी बात समझ आई, क्या इतनी बात समझ आई, वैल्यूज रख दे। देखो नॉर्मेलिटी निकालनी है, वॉल्यूम है 50, वहां पे कितना है 0.5 इंटू 100, एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है ना NaOH के लिए। क्या ये बात क्लियर है, क्या सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.1 इंटू 10 मतलब 1, सबकी 1 ही आई, बहुत इजी था, कोई रिएक्शन नहीं लिखी हमने, कोई मोल इक्वेट नहीं किया हमने, सीधा इक्विवेलेंस बराबर कर दिया, आंसर ले आए। अगर मैं तुमसे मोलारिटी पूछूं HCl की, अब वो भी तो बनाएगी, समझ गए। पढ़ो, what volume of 0.1 molar barium hydroxide is required to neutralize 50 ml of 0.2 molar HNO3। इसमें भी कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं, क्या दे रखा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस, HNO3 एसिड, तो इनके इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो, मतलब लिख दो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड किसके बराबर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HNO3। क्या ही बात समझ आई, 50। देखते हैं, अब देखो HNO3 का क्या डाटा है 50 ml 0.2 मोलर, है ना, और इसमें डाटा है 0.1 मोलर, मतलब दोनों की मोलारिटी गिवन है, तो क्या यूज करोगे एन फैक्टर वाला फॉर्मूला, मतलब तुम रखोगे m इंटू वी इंटू एन फैक्टर किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड, m इंटू वी इंटू एन फैक्टर किसका, HNO3। क्या ये बात समझ आ गई। अब देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड की किस में एन फैक्टर कितना है 2, क्योंकि 2 OH माइनस दे सकता है वो, और आपके पास 0.1 मोलर दे रखा है V इंटू 2 बराबर किसके 50 इंटू 0.2 इंटू 50, कितना है एन फैक्टर, चेक, सॉल्व हो जाएगा, 0.2 डिवाइड कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये 50 रह गया, बहुत इजी था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस क्या करना है इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं, ना तुम्हें अब ये रिएक्शन लिखनी है, ना तुम्हें मोल्स चेक करने हैं किसके कितने से रिएक्ट कर रहे हैं, स्टोशियो निकालनी है, झंझट खत्म। ये कॉन्सेप्ट आता है इजी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे सॉल्व कर दोगे, क्वेश्चन कहता है 50 ml, ये जी का क्वेश्चन है, 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड किससे ट्रीट कर रहे हो, 25 ml ऑफ NaOH से, द अमाउंट ऑफ, इजी तो आते हैं इतने, द अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ गिवन हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा ट्वीक है, देखो यहां तक क्या कहता है, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, देखो कहता है 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, मोलारिटी है, हाँ अब जरूरत है, अभी लिखवाया था H2C2O4 डॉट 2H2 COH डॉट COH 2H प्लस होते हैं, एन फैक्टर कितना 2। अब देखो 50 ml 0.5 मोलर ऑक्सैलिक को किससे ट्रीट किया NaOH से, मतलब पहले इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो, अगर इसके इक्विवेलेंट बराबर करोगे तो 25 ml में इसकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी,
अगर इसकी नॉर्मेलिटी निकल गई 25 के लिए तो 50 के लिए भी तो निकाल लोगे। देखो ध्यान से देखो, पहले सबसे पहला काम क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर करने। मतलब सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड किसके बराबर है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। इसके लिए तो वही लगेगा क्योंकि मोलारिटी दे रखी है, मतलब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर ऑक्सैलिक का किसके बराबर, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH। चेक कर सकते हैं ऐसे, मोलारिटी दे रखी है 0.5, वॉल्यूम कितना है 50, एन फैक्टर कितना है, चेक ये कितना है 25 इंटू एन, सॉल्व करना 4 इंटू 20, 2 आ गया, सबका यही आया। अब देखो आगे, n बराबर 2 का मीनिंग क्या, नॉर्मेलिटी बराबर 2, नॉर्मल का मीनिंग क्या, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH is present in 1 liter of solution। यही तो मीनिंग है। मतलब मैं लिख सकती हूं कि 1000 ml में मेरे पास 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH है, क्या मैं लिख सकती हूँ, हाँ कितने ml में निकाल ले, 50 में, 1000 में तो हमें पता है, कितने में निकाल ले 50 में, क्वेश्चन में 50 में पूछा है ना, तो 50 में कितने आएंगे, 2/1000 इंटू 50 कितना आ गया 1/10, है ना। ये तो इक्विवेलेंट्स आए, निकालना क्या अमाउंट, मास, मास निकालना है ना, तो 1/10 बराबर गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। NaOH का क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास कितना होता है 40, एन फैक्टर कितना होता है 1, समझ गए। तो मतलब यहां क्या रख दूं, आंसर क्या आ गया, तरीके से चलना होता है, समझ गए। तुमने 25 में तो नॉर्मेलिटी निकाली थी, मास थोड़ी निकाला था, और डबल कर दी थी जो तुम, ठीक है। और तुम्हारा तुक्का फिट हो रहा है कि डबल आ रहा है आंसर, ठीक, क्या बात समझ गए थे ना। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट जो टाइट्रेशन पढ़ी हमने वो पढ़ी हमने एसिड बेस। नेक्स्ट टाइट्रेशन क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कौन सी, रिडॉक्स। अब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है तुम्हारे सामने। अब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या कहती हैं, देखो ये है पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। अब जब इससे रिएक्ट करते हो तो क्या बन रहा है, Mn2+ CO2 पानी। जरा ध्यान से यहाँ देखना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, जब हमने बैलेंसिंग पढ़ी थी क्या हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी कि MnO4 माइनस के MnO4 से मैंगनीट आयन ले लूं, पर मैंगनीट आयन MnO4 माइनस, पर मैंगनीट ही तो है ये, पोटेशियम पर मैंगनीट ही तो बोलते हैं, MnO4 माइनस। यहां से क्या ले सकते हो, ऑक्सलेट आयन C2O4 माइनस प्लस C2O4 माइनस, क्या बन रहा है प्रोडक्ट में Mn2+। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में चेंज हो रहा था, Mn2+ में, बन रहा है Mn2+। और C2O4 माइनस किस में चेंज हो रहा था, CO2 में। इतनी बात हमारे लिए काम की है, हमने नहीं करी बैलेंस। चलो आगे देखो काम की बात, ये चेंज हो रहा है +7 से +2, क्या ये बात हमें पता है,
+7 से +2 जाना रिडक्शन, तो ये कैसा हो गया ऑक्सीडाइज, ये क्या है रिडक्शन, इसका तो हो रहा है रिडक्शन, और दूसरे का क्या हो रहा है, ये +3 से +4 में जा रहा है, तो मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या ये बात समझ आई? हाँ ये तो हमें पता है। तो मतलब ये कैसा एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कैसा एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। जैसे वहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड के बराबर हो रहे थे बेस के, क्योंकि वो दोनों रिएक्टेंट थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? रिएक्टेंट की तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर करना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी तो है, ये बेसिकली लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी तो है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर है, बस रिडॉक्स के केस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, दूसरा चेक। तो मतलब इसके केस में क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात समझ आई? क्या बात क्लियर है? अब देखो एक और रिएक्शन, अगर मैं दूसरी किसी रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं बात करूं Cr2O72 माइनस प्लस Fe2 प्लस, चेंज हो रहा है किसमें, क्रोमियम 3 प्लस में प्लस Fe3 प्लस में, चेक। यहां पे Cr2O72 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना, +6, यही होता है 2x माइनस 14 माइनस 2, 2x 12 के बराबर, मतलब x +6 आएगा निकल के, ये +6 से +3 जाना रिडक्शन हो रहा है, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Fe2 प्लस से Fe3 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Fe2 प्लस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज अ, क्या ये बात समझ आई? इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन करा रहा है, तो एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद रिड्यूस हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O72 माइनस बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस, इसमें क्या हो रहा था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ C2O42 माइनस। चेक। क्या ये समझ गए रिएक्शंस कैसे लिखी है, समझ गए? तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं सारे, इसमें भी वही वाले फॉर्मूले, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैसे लिखते हो, n इंटू n फैक्टर से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ, ये भी तो लिख सकते हैं फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी के प्लेस पे मोलारिटी एन फैक्टर रख दिया। क्लियर? क्या ये फॉर्मूले समझ आ गए? वही फॉर्मूले हैं, सेम फॉर्मूले हैं, बस यहाँ पे क्या बात आ गई है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? करे क्वेश्चंस? लिख लिया? करे? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिडॉक्स टाइट्रेशंस, रिएक्शंस लिखनी है यहाँ पे, मैं जो लिखवाऊंगी वही मेन इंपॉर्टेंट है, वही पूछी जाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। देखो MnO4 माइनस किस में चेंज होता है, Mn2 प्लस में, ये होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे मैंगनीज का, +7 से +2, मतलब एन फैक्टर कितना, रिडक्शन है ये तो, क्या हुआ
ये बात तो पता है, इतनी बार रिपीट कर दी मैंने ये बात, कितनी बार। देखो ये रिडक्शन है, अब देखो इसमें इसके साथ ये रिएक्शन कब हो सकती है, Fe2 प्लस गिविंग Fe3 प्लस, अगर ये गिवन है प्लस साथ में ये दे सकता है, ये ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन। चेक, SN2 प्लस गिविंग SN4 प्लस, ये भी तो हो सकती है, ये भी तो ऑक्सीडेशन है। क्या पता ये दे दे, अभी जो लिखी थी C2O4 2 माइनस गिविंग CO2। चेक, क्या पता ये दे दे SO3 2 माइनस गिविंग SO4 2 माइनस। यहां पे देखो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, x माइनस 6 बराबर -2 प्लस 4, यहाँ पे +6 इंक्रीज हो रहा है। क्या पता ये दे दे SO2 गिविंग SO4 2 माइनस +4 से +6, SO2 में +4। एक और लिख लेना, यहां लिख लेना तुम थोड़ी सी जगह बना के, H2O2 गिविंग O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना H2O2, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, ऑक्सीजन में कितना 0, -1 से 0 जाना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आई सारी, मतलब क्या पता इसके साथ वो ये क्लब कर दे, ये क्लब कर दे, कोई भी क्लब करके दे सकता है, कोई भी पेयर बना सकता है। ठीक है, एक ये होती है, दूसरी क्या होती है वो भी देखो, Cr2O7 2 माइनस से किस में बदलता है, किस में बदलता है, क्रोमियम 3 प्लस में, इसी में बदलता है ना। क्रोमियम 3 प्लस में यही बदलता है, इसके साथ भी तो क्लब कर सकता है सारी रिएक्शंस को, मतलब क्या पता वो इसके साथ ये दे दे कि Fe2 प्लस चेंज हो रहा है किसमें, Fe3 प्लस में, और क्या बदल सकता है, SN2 प्लस 4 प्लस में बदल सकता है। ये स्टार मार्क कर लेना, ये आ सकती है कॉम्बिनेशन, C2O4 2 माइनस चेंज हो रहा है CO2 में। ठीक है, H2O2 बदल रहा है O2 में, ये भी स्टार मार्क कर लेना दोनों, ये तो याद होनी चाहिए। SO2 SO4 2 माइनस में बदल रहा है, एंड सिमिलरली क्या हो रहा है, SO3 2 माइनस किस में बदल रहा है, सल्फाइड सल्फेट में बदल रहा है। ठीक है, समझ आई, ये रिएक्शंस याद करनी है। अरे ये तो सेम है, बस ये पेयर याद करने हैं, ये पेयर तो इतनी बार याद कर चुके हैं हम, इतनी बार कर चुके हैं कि हमें याद हो गए होंगे, हो गए थोड़े बहुत, थोड़ा और टाइम दोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, दोबारा लिख के देखोगे, याद हो जाएंगे। क्या बात समझ आई, ये क्या था रिडक्शन, यहाँ पे बता दो चलो, क्रोमेट से क्रोमियम 3 प्लस का फैक्टर कितना है, Cr2O7 3 माइनस में +6 था, +6 से +3 आना 3, पर एटम है वो, पर मॉलिक्यूल बात करते हैं ना हम तो, पर मॉलिक्यूल कितना 6। देखो मैंने वहां लिखवाया था पर मॉलिक्यूल, जब हमने किया हर में पर मॉलिक्यूल लिया है, इसको क्लियर, तभी तो अभी हमने जब ऑक्सलेट की बात की थी, ये +3 से +4 में जा रहा था, 1 नहीं 2 लिया था, क्योंकि 2 कार्बन है। हमेशा पर मॉलिक्यूल कंसिडर करके चलना, एटम मत लेना, तुम हमेशा एटम में गलती करोगे, यहाँ ये गलतियां होंगी ही होंगी। ये हो गया, दो बार रिपीट हो गए, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखो, KMnO4 reacts with H2O2 in an acidic medium
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ KMnO4 is। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो दोबारा, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो। कहते हैं KMnO4 किससे रिएक्ट कर रहा है, हमने रिएक्शन लिख ली, वो हमने रिएक्शन लिख ली। क्या हो रहा था, KMnO4 में होता है MnO4 माइनस, है ना, किससे रिएक्ट कर रहा है, H2O2 से। आप देखो क्या हमें अब तो रिएक्शन भी याद है, MnO4 माइनस चेंज होता है किसमें, Mn2 प्लस में, और ये किस में बदल रहा है, ऑक्सीजन में। ठीक, क्या ये बात क्लियर है, चेक। इतनी बात हमने लिख ली फर्स्ट लाइन, अगली लाइन पढ़ो। कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड, ये तो बोलिए, पर मोल ऑफ KMnO4, एक मोल KMnO4 से कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। क्या मुझे बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, नहीं, इक्विवेलेंट से बात कर लो, जितने ये होंगे उतने ही होगी, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। आप देखो यहां से बदल रहा है, ये +7 से +2 n फैक्टर होता है, हाँ तो वही तो करेंगे। अरे KMnO4 कैसे टूटता है, K प्लस और MnO4 माइनस में, मैंने तो सिर्फ उसकी आयनिक इक्वेशन ली है ना, H2O2 O2 माइनस भी लिख सकते थे तुम तो, क्योंकि H प्लस तो पानी की फॉर्म में ही निकलेगा, H प्लस तो +1 में ही रहेगा, बदलेगा क्या, समझ गए। मैंने तो उसकी पूरी मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखने के लिए कहा ही नहीं तुम्हें कि तुम पूरी लिखो, पूरी को बैलेंस करो फिर देखो, तुम्हें इतनी सी तो बात याद हो ही जाएगी। क्या, चलो ऑक्सीजन -1 में है, कितने में गया, n फैक्टर बता दो, मैं वेट कर रही हूँ। कितना चेंज हो रहा है तुम पहले बताओ, पर ऑक्सीजन एटम कितना चेंज हो रहा है, 1, -1 से 0 में हम क्या निकाल रहे थे, पर मॉलिक्यूल कितना, समझ आ गई। अब देखो ये हमारा -1 से 0 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन, ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसका रिडक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर करने कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 बराबर किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस। क्या ये बात समझ आ गई। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n फैक्टर, क्योंकि देखो यहाँ पर मोल ऑफ KMnO4 दे रखा है, इसका 1 मोल दे रखा है, KMnO4 का कितने मोल है, 1 मोल। किसके मोल निकालने हैं तुम्हें, H2O2 या ऑक्सीजन के, जितने इसके होंगे उतने तो इसके बनेंगे, H2O2 के निकल गए तो ऑक्सीजन के आ जाएंगे, मतलब इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, n इंटू n फैक्टर फॉर H2O2 बराबर n इंटू n फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस। क्या आप निकाल लोगे आंसर, MnO4 के लिए n कितना 1, n फैक्टर कितना आया 5, ये कितना आया 2, n निकालना है 5/2, 2.5। क्या मेरी बात क्लियर है, मतलब देखो तुम्हें H2O2 के लिए क्या आया, H2O2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, n फैक्टर आ गया आपका 2, यही तो आया, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स वहां पर दे रखी है 1, n फैक्टर दे रखा है 5, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, हुआ। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी, इतनी सी बात है कि तुम्हें ये रिएक्शन तो लिखवाई दी है, वहीं से याद करनी है, या तो वो MnO4 और Mn2 प्लस के साथ पेयरिंग करेगा किसी की, या क्रोमेट और क्रोमियम वाले के साथ करेगा, इन्हीं दोनों के साथ पेयर करके आपको रिएक्शन देगा।
वो हमें याद है, हम लिख देंगे और एन फैक्टर निकाल लेंगे। चेक, क्लियर है? पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 0.1 मोलर की MnO4, फिर से वही, रिएक्ट किससे करता है? 0.05 मोलर FeSO4 से। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस वाली, क्योंकि FeSO4 में Fe2 प्लस है, किस में बदलेगा? 3 प्लस में। MnO4 माइनस किस में बदलेगा? Mn2 प्लस में। क्लब कर लोगे रिएक्शन, चेक, आगे बढ़ो। अंडर एसिडिक कंडीशन वही तो होता है, MnO4 माइनस Mn2 प्लस में तो बदलता है एसिडिक में, है ना? आगे बढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ FeSO4 यूज्ड इज 25 ml। आप देखो, इसने FeSO4 का वॉल्यूम दे रखा है 25 ml, ठीक है? और क्या इंफॉर्मेशन है FeSO4 के बारे में? विद 0.05 मोलर FeSO4, मोलारिटी है उसकी, इसकी मोलारिटी भी है, वॉल्यूम भी है। निकालना क्या है? कि MnO4 का वॉल्यूम, इसकी भी मोलारिटी दे रखी है, M × V × N फैक्टर, दोनों के बराबर कर दो। देखो पहले रिएक्शन लिखो, N फैक्टर के लिए ये बात तो लिखनी पड़ेगी ना कि MnO4 में MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस। तुम्हें प्रैक्टिस करते करते ना इसके N फैक्टर याद हो जाएंगे। Fe2 प्लस से किस में बदल रहा है? 3 प्लस में, और ये मैंगनीज 2 प्लस में, यही हो रहा है। इसका N फैक्टर कितना है? 5। ये तो नहीं बताना अब। इसका कितना? 1, 2 प्लस से 3 प्लस में जा रहा है, एक ही का चेंज है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस किसके बराबर है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस के। क्या इतनी बात क्लियर है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, कौन सा फॉर्मूला रखूं? क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? मोलारिटी वॉल्यूम, यही तो इंफॉर्मेशन है मोलारिटी वॉल्यूम की, मतलब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N फैक्टर, इसका इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N फैक्टर, इसका। ये MnO4 माइनस के लिए है, ये Fe2 प्लस के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है? सही है, इतनी बात समझ आई? MnO4 माइनस की मोलारिटी 0.1, डाटा तो हमारे पास आ रहा है अब। 0.1 वॉल्यूम निकालना है, N फैक्टर कितना आया? 5, मोलारिटी है 0.05, वॉल्यूम है 25, N फैक्टर है 1, मतलब 0.05 इंटू 25 इंटू 1। क्या आंसर कैलकुलेट कर लोगे? वॉल्यूम आएगा 0.05 इंटू 25 बाय कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताना। ये 5 बाय 100 इंटू 10 इंटू 5, 2 पॉइंट, इतना ही आया। थोड़ी सी मैथ्स में धीरे धीरे करनी होती है मैथ्स, ठीक है? समझ गए? मैथ्स में तो तुम प्रो हो। अगला पढ़ लो, मैथ्स में तो तुम प्रो हो। How many moles of KMnO4 are needed to oxidize 1 mole each FeSO4 and FeC2O4 in acidic medium? देखा देखा सा लग रहा है? आंसर बता दो। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। कहता है कितने मोल KMnO4 के यूज होंगे टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ईच। दो चीजें दे रखी है यहाँ पे, एक FeSO4 दे रखा है, इसका भी 1 मोल है, एक क्या है? FeC2O4, इसका भी 1 मोल है। मतलब इन दोनों के लिए पहले हमें KMnO4 के मोल्स निकालने पड़ेंगे हर एक के विद रिस्पेक्ट, फिर ऐड कर दो दोनों को। पहले उससे शुरू करो FeSO4, थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज लगेगी वो देखना। FeSO4 में क्या होगा? Fe2 प्लस,
SO4 2- तो कुछ नहीं होगा, +6 में बैठा है वो, मतलब ये होगा Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस, रिएक्शन होती है Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस, यही है। इसका एन फैक्टर कितना, इसका एन फैक्टर कितना, तो क्या करेंगे 5 इंटू मोल्स इंटू एन फैक्टर, लिख दूं कि मोल्स इंटू एन फैक्टर, ये लो लिखो, लिख भी लो, फॉर्मूला भी लिख लो तुम, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ किसका, Fe2 प्लस का, है ना। तो ये हो गया 5 इंटू कितने मोल्स है FeSO4 के, निकाल दिए हैं 1, 1 इंटू 1, तो कितना आया नंबर ऑफ मोल्स MnO4 का 1/5। चेक। अगला किसके साथ करना है, FeC2O4 के साथ। अब ध्यान से यहां देखो, यहां देखो, FeC2O4, C2O4 भी जाता है और Fe भी जाता है, वही तो, क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो, Fe2 प्लस में है, C2O4 2- में, दोनों जाते हैं, दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं, तो दोनों को ही करोगे, एक को थोड़ी कर दोगे। मतलब क्या बनेगा, Fe3 प्लस और CO2, ठीक, यही तो बनता है, 2 प्लस से 3 प्लस आयरन का, C2O4 2- से CO2, इतना हमें पता है। अब एन फैक्टर कैसे निकालोगे, दोनों का इंडिविजुअल निकाल के ऐड कर दो, दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। देखो Fe2 प्लस और यहाँ पे कार्बन का कितना होता है +3, है ना, आयरन 2 प्लस से 3 प्लस में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना आता है 1। अब यहां से जब ये यहां जाता है तो एन फैक्टर कितना आता है, क्या बात समझ आई, एक कार्बन +3 से +4 में जा रहा है ना, दो कितने में जा रहे हैं, अगर दो की बात करूं तो एक में तो एक का चेंज है, तो दो में दो का चेंज होगा, मतलब एन फैक्टर 2। क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन है, नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेशन में तो एक ही का ऑक्सीडेशन, एक ही का रिडक्शन, यहां पे तो दो अलग अलग आयंस है, वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों ऑक्सीडेशन है, तो यहां पर ये एन फैक्टर इस कंपाउंड के लिए कैसे निकालेंगे आप, जब भी ऐसा केस आए दोनों को ऐड कर दो, इसका एन फैक्टर और इसका, दोनों ऑक्सीडेशन है ना, दोनों ऑक्सीडेशन के केस हैं, अगर दोनों रिडक्शन के केस होते तो दोनों को ऐड कर देते, तो एन टोटल एन फैक्टर कितना आ गया 1+, क्या ये बात समझे, इतनी बात समझे। अब आगे क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर करना है सिमिलरली, कि इसको रिएक्ट करना है किसके साथ, MnO4- के साथ, मतलब इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर करना है MnO4- के, अगला काम तो यही होगा। तो मतलब इसका n इंटू एन फैक्टर FeC2O4 का किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू एन फैक्टर ऑफ KMnO4, मतलब मैंगनीट आयन पर मैंगनीट, सॉरी MnO4-, इसका एन फैक्टर कितना है 3, नंबर ऑफ मोल 1, 1 इंटू 3 बराबर 5 इंटू एन, एन कितना आ गया 3/5, ये आया, चेक, ये कितना था 1/5, यहां पर 1/5 मोल यूज हो रहे थे KMnO4 के, यहां पर 3/5 मोल्स यूज हो रहे हैं KMnO4 के, टोटल कितने आ गए 4/5 आ गए, समझ गए। तो टोटल मोल ऑफ KMnO4 निकाल पाएंगे, कहां कर रहा हूं, यहां लिख दूं, टोटल मोल्स ऑफ KMnO4 कितने आए, this was 1/5, this was 3/5, 4/5। क्या ये बात क्लियर है, क्या इजी था क्वेश्चंस,
ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हें ना प्रैक्टिस शीट में दिया है, पहले वाली में था शायद। एक बार अपनी प्रैक्टिस शीट खोलना। प्रैक्टिस शीट खोलो, क्या सारे क्वेश्चन फेमिलियर हैं? देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखना एक बार प्रैक्टिस शीट का। क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ Fe2O4, Fe2C2O4 का होल थ्राइस, FeSO4, Fe2SO4 का होल थ्राइस इन एसिडिक मीडियम KMnO4 के मोल्स निकाल ले। इसमें हर एक को KMnO4 से रिएक्ट करोगे, जब FeC2O4 को रिएक्ट करोगे तो ऐसा ही केस बनेगा जो अभी लिखा था। Fe2C2O4 होल थ्राइस को रिएक्ट करोगे, देखो ध्यान से, Fe2C2O4 होल थ्राइस है, मैं यहाँ लिख रही हूँ जो समझाने के लिए, Fe2C2O4 का होल थ्राइस है। देखो यहाँ आयरन 3+ में है, ऐसे ब्रेक करोगे तो आयरन 3+ में, प्लस क्या है यहाँ पे 3C2O4 2-, ये ऐसे ही तो ब्रेक होगा, ये तो नहीं करेगा रिएक्ट, ये करेगा इस कंपाउंड में। हाँ सबके इंडिविजुअल और फिर उसे ऐड करोगे। क्लियर हुई बात? ये शीट करके लाना, ये शीट सॉल्व करना, ठीक है। सो ये तो आपका था टाइट्रेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, देन आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू। ये शीट करके लाना, प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट हो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।